So in the last video, we basically learned about accommodation reflex. Accommodation reflex क्या होता है? ये ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो आपकी आई तब एक्टिवेट करती है जब आप किसी करीब की चीज़ को, करीब के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। सो अगर आप किसी करीब की चीज़ को देख रहे हो तो उससे जो लाइट निकलेगी वो लाइट रेज बेसिकली डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी। अनलाइक अगर आप किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखो तो हाँ, उस चीज़ से भी जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो डाइवर्जिंग ही होगी, लेकिन दूर से आते आते वो लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन आप किसी करीब की चीज़ को देखोगे, फॉर एग्जांपल अपनी आंखों के बिल्कुल करीब आप एक उंगली को ले आएँ तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी। डाइवर्जिंग लाइट रेज का मतलब ये है कि अगर लेंस अपनी नॉर्मल जो शेप है, जो कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रखा हुआ था, उसने अपना कर्वेचर, अगर उतना ही कर्वेचर रखेगा तो जो पिक्चर बनेगी वो बेसिकली रेटिना के पीछे बनेगी, यानी जो फोकल पॉइंट बनेगा, जो लाइट रेज की कन्वर्जेंस होगी एक ही पॉइंट पे, वो रेटिना के पीछे जाके बनेगी। नाउ वी नीड के लाइट की जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रेटिना के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेंस को अपना कर्वेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, अपना डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक लेंस है जो इस प्लेन में यूँ पड़ा है और उससे चारों तरफ से बेसिकली जो 70 सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं उन्हें अपनी तरफ खींचा हुआ है। अब वो जो सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं वो बेसिकली इन मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें हम सिलरी मसल्स कहते हैं। यहाँ पे सर्कुलर फाइबर्स दिखाए गए हैं सिलरी मसल्स के। तो ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स जो हैं इन सिलरी मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह ये मसल जो है वो स्फिंक्टर की तरह, जिस तरह आपका इसोफेगस होता है, फॉर एग्जांपल एक लंबी ट्यूब जा रही है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूँ करते हैं ताकि पेरिस्टालसिस और फूड ऊपर नीचे जा सके। तो इसी तरीके से जो मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इस तरीके से सर्कल जो है वो छोटा हो जाएगा। सर्कल के छोटा होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर कोई यहाँ से धागे अगर लगे हों, बीच में एक ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं इसे यूँ करूँ तो धागों पे टेंशन बढ़ेगी। तो इसी तरह जो सस्पेंसिव लिगामेंट है उस पे शुरू में टेंशन बड़ी होती है, बट जैसे ही सर्कुलर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उन पे जो टेंशन है वो कम होती है। और जो लेंस है जो चारों तरफ से खिंचा हुआ था उसका ओवरऑल डायमीटर 3 डायमेंशनल में जो है वो बहुत पतला हुआ पड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता साइज़ कम होने की वजह से अपने साइज़ में इस तरीके से मोटा हो जाएगा। तो जो लाइट रेज़ इसमें से गुज़रेंगी, उनकी जो है वो कन्वर्जेंस जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंस की पावर बढ़ गई। अब ये जो लेंस है टिपिकली ये 20 डायोप्टर का है, यानी कि अगर नॉन अकोमोडेशन फ़ेज़ पे है, यानी कि आपकी जो सिलरी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो रिलैक्स्ड हैं। अब जैसे आपने करीब की चीज़ को देखा, तो आपके जो आई से फाइबर्स जा रहे थे ऑप्टिक नर्व से आपके विजुअल कॉर्टेक्स में हो गए। उन्होंने कहा कि चीज़ तो ब्लर नज़र आ रही है, इसका मतलब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को ऑन करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस कैसा होता है कि जो बेसिकली आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, वहाँ से जो बेसिकली फाइबर्स हैं वो सबसे पहले आपके एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस यानी क्रेनियल नर्व नंबर 3 के न्यूक्लियस के पास जाते हैं। और वो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 3 से जो बेसिकली उसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं आपके सिलरी गैंग्लियन के पास। और उससे निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो कि आपकी 3 तरह की मसल्स को इनर्वेट करते हैं। एक होते हैं आपकी आइरिस के स्फिंक्टर प्यूपिलाई के, ओ करीब से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डाइवर्जिंग लाइट रेज है, प्यूपिल का साइज छोटा कर दो। दूसरा, सीलरी मसलों को कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि सीलरी मसल पे प्रेशर कम आए। और ये देखिए लेंस यूँ था इतना मोटा, अब इसे यूँ छोड़ते जाएं तो ये मज़ीद और अपना यहाँ से इस तरीके से कर्वेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा लेंस का। और लेंस कितना अपना कर्वेचर बढ़ा सकता है कि उसकी जो पावर है वो 14 डायोप्टर्स मज़ीद बढ़ सकती है। तो रिलैक्सिंग फेज में 20 डायोप्टर्स होती है और मैक्सिमम बढ़ के 34 डायोप्टर्स तक हो सकती है। अगर आपको कॉर्निया का याद हो तो कॉर्निया जो है वो 39 डायोप्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन था आई की पावर में वो दे रहा था, यानी 2/3 जो थी वो कॉर्निया की कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करीब और दूर के लिहाज से लेंस जो है ना अपने कर्वेचर को चेंज कर सकता है और पावर को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो वो जो बेसिकली फाइबर्स आएंगे वो सिलरी मसल्स को इनर्वेट करेंगे। आइरिस के स्फिंक्टर प्यूपिलाई को, सिर्फ स्फिंक्टर प्यूपिलाई को, जो डायलेटर प्यूपिलाई है उसे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आती है। पैरासिम्पैथेटिक आती है टू द स्फिंक्टर प्यूपिलाई जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। प्यूपिल का भी साइज तकरीबन 1.5 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि प्यूपिल भी, ये जो अपर्चर है आइरिस के बीच में, ये भी अपने साइज को ऊपर नीचे कर सकता है। ये ऊपर नीचे किस बुनियाद पे होता है कि कौन सी इनर्वेशन आ रही है। अगर डायलेटर प्यूपिलाई जो है इनर्वेट हो रहे होंगे सिंपैथेटिक से, वहाँ से बेसिकली सिग्नल्स आएंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, 8 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आएगी स्फिंक्टर प्यूपिलाई के पास तो इस प्यूपिल के अपर्चर को कम कर देगा बेसिकली।
सो बेसिकली जो थर्ड मसल होगी दैट इज़ द मीडियल रेक्टस। दैट इज़ के अगर आपके पास ये आपकी आई है, ये बीच में आपका नोज़ है, तो आपका ये जो बेसिकली ब्लैक पोर्शन आई का, इसे अगर आप सेंटर में ले आएँ, यदि अपनी निज़ल तरफ ले आएँ, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ आई। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है मीडियल रेक्टस कि आपके दोनों आई जो है मीडियली रोटेट कर गई हैं। ये इसका मीडियल एस्पेक्ट है, ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है, ये इसका। तो ये होती है लेटरल रेक्टस, और जिसे कन्वर्ज कराती हैं वो होती है मीडियल रेक्टस। तो सीलरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिलाe और मीडियल रेक्टस, इन तीनों को इनर्वेट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई फ्रॉम क्रेनियल नर्व नंबर 3 विच इज़ ओक्लोमोटर नर्व, और उसका जो न्यूक्लियस है वो आपने याद रखना, दैट इज एडिंगर वेस्फॉल न्यूक्लियस। वेस्फॉल न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो लेंस है ना उसमें टेंडेंसी होती है अपनी शेप को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप बेसिकली लेंस को देखें तो लेंस क्या है, तो लेंस के अंदर मौजूद होते हैं फाइबर्स, ठीक है। लेंस के बाहर मौजूद होता है कैप्सूल, और उसके अंदर भी लिक्विड वगैरह भरा होता है, जिसकी वजह से इसके लाइक इलास्टिसिटी मौजूद होती है लेंस की। अब ये क्या होता है कि उम्र के साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ने लग जाती है या आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 45-50 की एज में आपकी जो लेंस की पावर काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो लेंस कैप्सूल है ना, ये बेसिकली एक बेसल लेमिला होता है। इन बेसल लेमिला वो जिसके साथ सेल्स जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे एंटीरियरली भी सेल्स होते हैं, पोस्टीरियरली भी सेल्स होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली वो सेल जो है वो डेवलप करके फाइबर्स डालते हैं। तो जो लेंस के अंदर के फाइबर्स हैं वो बेसिकली इस बेसल लेमिला से निकले थे, इसके ऊपर जो सेल्स मौजूद थे वहाँ से। तो ये जो बेसल लेमिला है ना, इसकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है विद टाइम, ठीक है। और ये जो बेसिकली लेंस है ये थिकर हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसके अंदर की जो प्रोटीन है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल इलास्टिसिटी कम हो गई। इलास्टिसिटी थी तभी तो लेंस खींचा हुआ था और कम किया था। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप करीब से देख रहे हैं, तब भी जो लेंस है ना वो अपने बेसिकली बहुत कम साइज़ पे, ज़्यादा कर्वेचर पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो स्टिफ हो गया, अब उसकी उतनी इलास्टिसिटी नहीं रही। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ नज़र का कमज़ोर हो जाना, खासतौर पे करीब की चीज़ों को ना देख पाना। क्यों? क्योंकि लेंस की अकोमोडेशन कम हो चुकी है, लेंस स्टिफ हो गया है, उसके कैप्सूल की इलास्टिसिटी उतनी नहीं रही, उसकी जो प्रोटीन है उसकी प्रोग्रेसिव डीनेचुरेशन हो रही है। अब जो गाइटन में इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह है कि बेसिकली 45 टू 50 ईयर्स की एज पे बेसिकली जितनी पावर आपकी रह जाती है, यानी अकोमोडेशन वो सिर्फ 2 डायोप्टर है। इनिशियली हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली आपका लेंस है वो 20 डायोप्टर्स की पावर में कंट्रीब्यूट करता है, और 14 डायोप्टर्स मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं अपने कर्वेचर को बढ़ा के, यानी अपनी थिकनेस को बढ़ा के। लेकिन अब जो है उसके पास वो सिर्फ 2 डायोप्टर्स बढ़ा सकते हैं। इनिशियली उसकी 20 डायोप्टर्स पावर थी, लेकिन अब बढ़ा सिर्फ कितने सकता है, 2 डायोप्टर। लेकिन 70 साल की उम्र तक तकरीबन 0 डायोप्टर्स, यानी लेंस में कोई भी यानी कि टेंडेंसी टू अकोमोडेट रही ही नहीं, और यानी कि वो फुली स्टिफ हो गया है। उसका जो कैप्सूल है वो फुल स्टिफ हो चुका है, अब वो यानी कि बिल्कुल भी मोटा नहीं होता, यानी कि वो अपने जो डायमीटर है उसको बिल्कुल नहीं बढ़ाता, अपने कर्वेचर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। तो कितना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए करीब की चीज़ों को देखना, क्योंकि लेंस के लिए अपना साइज़ बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है टू एक्चुअली make the picture, make the basically light rays converge on the retina, on the fovea centralis। लेकिन जब वो अपने सही पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं हो रहे, वो रेटिना के पीछे बन रही है पिक्चर, तो आप उस चीज़ को सही से नहीं देख सकते। अच्छा, अब इन लोगों में एक चीज़ ये होती है कि ना सिर्फ करीब की चीज़ बल्कि बहुत दूर की चीज़ को भी सही से नहीं देख पाते हैं। लेंस का क्योंकि साइज़ जो है ना, अब देखें अगर मसल रिलैक्स भी कर गई है ना तो कितना ही यानी कि अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिफनेस की वजह से एक पॉइंट के बाद ये दूर की चीज़ को भी देख सकते हैं, करीब को तो देखना ही यानी मुश्किल है। तो इन्हें बेसिकली दिए जाते हैं बाईफोकल लेंसेज। कुछ इस तरह के होते हैं बाईफोकल ग्लासेस। अब बाईफोकल ग्लासेस क्या होते हैं कि उनका ये जो आप ऊपर और साइड वाला बड़ा पोर्शन देख रहे हो, ये बेसिकली कनकेव लेंस का बना होता है। आपको पता है कि कनकेव लेंस जो है वो बेसिकली दूर की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उसके लिए दिए जाते हैं, कनकेव लेंसेज मायोपिया के लिए। और ये हैं कन्वेक्स लेंसेज,
ये जो आपको मीडियल वाला पोर्शन। अब वजह क्या है कि कन्वेक्स को बीच में यानी मीडियल रखा गया है और कनकेव को साइडों पे। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि अकोमोडेशन, यानी जब आप करीब देखते हो तब आपकी मीडियल रेक्टस जो है वो भी स्टिमुलेट होती है और आपका जो आई बॉल है वो मीडियली रोटेट करता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस जो है इन ग्लासेस में वो इस तरीके से मीडियली लगा होता है और जो कनकेव है वो साइडों पे ऊपर लगा होता है। ये ज़्यादा आसान तरीका है कि बजाय कि आप बंदे को एक कनकेव लेंस दो और एक कन्वेक्स दो कि भाई जब दूर देखना हो तब कनकेव लगा लेना, फिर जब करीब की चीज़ को देखना हो तब कन्वेक्स लगा लेना। लाइक एक नॉर्मल आपकी फील्ड ऑफ विजन में भी कितनी बार आप करीब देखते हो और कितनी बार, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादातर बाईफोकल ग्लासेस दिए जाते हैं कि आपके घर में कोई बड़ा इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान है अप टू लाइक एज ऑफ 80, तो मे बी उन्हें भी लगी हों तो आप देख सकते हैं। तो उसका जो ये मीडियल वाला पोर्शन होता है और इन्फीरियर वाला एक कॉन्वेक्स लेंस होता है करीब की नज़र के लिए, कि जैसे ही आपने करीब की चीज़ को देखना हो तो आपकी आइज़ जो हैं वो मीडियली जो है कन्वर्ज कर जाएंगी मीडियल रेक्टस की वजह से। तो यहाँ से आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस है, और जब आपने सामने डिस्टेंट दूर की तरफ देखना हो तो आपकी आई नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, तो आपको यहाँ से कनकेव लेंस वाली जगह से नज़र आएगा। So this condition is called presbyopia, which is loss of accommodation by lens because of a old age. तो एक स्पेसिफिक एज पे पहुंच के क्या होगा कि आपके लेंस की कैप्सूल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, देयर विल बी प्रोग्रेसिव डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द लेंस विल नॉट बी quite capable to change its shape, and this is all due to old age, अपनी बढ़ती उम्र की वजह से होगा। और ये तकरीबन 50 साल की उम्र तक आपकी जो लेंस की अकोमोडेशन की पावर है बेसिकली, यानी ऊपर नीचे करने की, वो सिर्फ 2 तक रह जाएगी, और 70 की उम्र तक तकरीबन ख़त्म हो जाती है, जितनी लेंस की पावर है बस वहीं रहेगी। ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज़ प्यूपिलरी डायमीटर। अब हमें पता है कि आइरिस के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल के बारे में ये है कि दो तरह की मसल्स होती हैं आइरिस में, एक होती है स्फिंक्टर प्यूपिलाe और एक होती है डायलेटर प्यूपिलाe। स्फिंक्टर प्यूपिलाe जो होती है वो प्यूपिल के साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, कम कराती है, और डायलेटर प्यूपिलाe जो प्यूपिल का साइज है उसे बढ़ाती है। अब दिन में कई दफ़ा अगर आप बहुत ज़्यादा रोशनी में जाके खड़े हो जाते हो, सनलाइट में जाते हो, तो क्या होता है कि आपके जो आई मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आपका प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। इस तरह आप किसी अंधेरे रूम में जाते हो तो आपका प्यूपिल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कई दफ़ा आपके दिन में ही कई दफ़ा आपकी प्यूपिल का साइज़ बढ़ता कम होता है। तो 1.5 मिलीमीटर से लेकर 8 मिलीमीटर तक प्यूपिल का साइज़ होता है। अब ये नहीं है कि ये कोई एक मखसूस साइज़ है कि इतना ही होता है, ये यानी बढ़ता कम रहता है विद द रिक्वायरमेंट, राइट। अब ये जो है बेसिकली अगर किसी चीज़ का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसके लिहाज से आप देखेंगे जितनी लाइट अंदर आ रही है वो भी चेंज हो रही होगी। अगर पीपल का साइज़ ज़्यादा होगा तो जो लाइट अंदर एंटर हो रही है थ्रू द पीपल वो भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर पीपल का साइज़ जो है वो छोटा होगा, जो लाइट अंदर आ रही है वो भी कम होगी। तो अपने साइज़ को बढ़ा और कम करके, यानी कि अपने डायमीटर को 1.5 मिलीमीटर से लेकर 8 मिलीमीटर तक करके, प्यूपिल जो है वो ऑलमोस्ट 30 फोल्ड लाइट की जो इंटेंसिटी अंदर आ रही है आँख में उसे कंट्रोल करता है। 30 टाइम्स बढ़ा भी सकता है, 30 टाइम्स कम भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली pupillary diameter which is controlled by the muscles of iris, which two muscles, the sphincter pupillae and the dilator pupillae. Sphincter pupillae is primarily supplied by oculomotor nerve, cranial nerve number 3 in accommodation reflex, and the sympathetic nerve supply basically in सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इन डायलेटेड प्यूपिलाe, आँख के साइज़ को बढ़ाने के लिए। आप आसानी में इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा डर जाए उसकी आँखें पूरी खुल जाती हैं, खौफ के मारे उसकी आँखें खुल के रह गई, तो बेसिकली सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है, तो उसमें डायलेटर प्यूपिल यानी डायलेट कर देगा प्यूपिल के साइज़ को। अब इस तरह की कोई भी बीमारी है जो पैरासिम्पैथेटिक को इफ़ेक्ट कर रही है, सिंपैथेटिक वो इन मसल्स को भी इफ़ेक्ट करेगी। जिस तरीके से हॉर्नर सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि T2 सिंपैथेटिक गैंग्लियन पे जो है बेसिकली मसला होता है, जिसकी वजह से टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस हो जाता है, यानी आईलिड की ड्रूपिंग हो जाती है। और लेकिन हम इसमें से क्योंकि सिर्फ प्यूपिल को पढ़ रहे हैं तो प्यूपिल की मियोसिस हो जाती है। मियोसिस क्या है? प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन होना।
प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई तो आ नहीं रही डायलेटर को, तो एक मसल का इफेक्ट खत्म होगा तो दूसरी जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। तो क्या उस साइड का, जिस साइड पे मसला होगा उस साइड की जो स्फिंक्टर प्यूपिल है डोमिनेंट हो जाएगी और प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। इसी तरह कोई ऐसा मसला जो कि पैरासिम्पैथेटिक को इफेक्ट करे तो उसमें क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस यानी आईलिड जो है सॉरी प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा। मिड्रियासिस कहते हैं यानी है ही सिर्फ डायलेटेड ही है प्यूपिल। तो ये कब होगा? जब सिंपैथेटिक जो सप्लाई है वो डोमिनेट कर जाएगी पैरासिम्पैथेटिक पे, यानी कि डायलेटर का एक्शन आ जाएगा और जो स्फिंक्टर प्यूपिल है उसका एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस बेसिकली पिक्चर में हमने पढ़ना है अबाउट द डेप्थ ऑफ फोकस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब क्या होता है कि प्यूपिल जो है ना उसका जो साइज़ है वो हमें पता है इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन हर इंसान का एक अपना साइज़ ऑफ प्यूपिल भी होता है। वो कहते हैं कि अगर जो प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा है और लाइट जो है वो आ रही है, एंटर हो रही है प्यूपिल में, आप देख रहे हैं जो ऊपर से लाइट आ रही है वो नीचे जा रही है और जो नीचे से आ रही है वो ऊपर आ रही है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लोअर फील्ड ऑफ विजन है वो अपर रेटिना बनता है और जो अपर फील्ड ऑफ विजन है वो लोअर रेटिना बनता है। इसी तरह जो राइट साइड से लाइट आ रही है वो लेफ्ट साइड पे बनेगी यानी टेम्पोरल में जाएगा। जो बेसिकली फील्ड ऑफ विजन नेजल साइड का है वो टेम्पोरल रेटिना में बनेगा। इसी तरह जो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है वो नेजल रेटिना में बनेगा। ठीक है, अब ये जो बेसिकली लाइट एंटर कर रही है थ्रू द प्यूपिल, अब क्या है कि इसका साइज़ जो है वो छोटा है यहाँ पे प्यूपिल का, यहाँ पे प्यूपिल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ज़्यादा लाइट एंटर हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि जो लाइट जो छोटे प्यूपिल से अंदर एंटर हो रही है छोटे अपर्चर से, उसकी आप ये देखें वो किस तरह एक ही पॉइंट पे सारी कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये है एक नॉर्मल रेटिना कि रेटिना का जो फॉर एग्जांपल लेंस के साथ डिस्टेंस है वो 17 मिलीमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर रेटिना थोड़ा सा आगे या पीछे हो जाए, जिस तरीके से हम हाइपर मेट्रोपिया मायोपिया में पढ़ते हैं कि हाइपर मेट्रोपिया में हम कहते हैं कि आई बॉल छोटी है, इसी तरह हम मायोपिया में कहते हैं कि आई बॉल इज़ टू लॉन्ग। तो क्या हो सकता है, लाइक 0.3 टू 0.5 मिलीमीटर का अगर थोड़ा बहुत हम कहें एरर है साइज़ में, तो फिर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो जिन लोगों का प्यूपिल साइज़ छोटा होगा, अपर्चर छोटा होगा, उनमें ग्रेटर डेप्थ ऑफ फोकस होगी, यानी अगर रेटिना थोड़ा सा आगे भी है थोड़ा सा पीछे भी है तो भी लाइट रेज जो है कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे करेंगी। जबकि बड़े प्यूपिलरी साइज में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लाइट आ रही है, और सिर्फ जो अगर रेटिना परफेक्ट पोजीशन पे मौजूद है ना तो फिर ही ये लाइक परफेक्ट फील्ड ऑफ विजन देगी, वरना अगर थोड़ा सा आगे हो जाए या थोड़ा सा पीछे हो जाए तो विजन जो है वो ब्लरी हो जाएगी। तो जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है और पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही होती है तो रेटिना के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे होने से भी जो फील्ड ऑफ विजन की जो डेप्थ है वो अच्छी होती है, जबकि अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हो तो उसे शैलो डेप्थ ऑफ विजन होती है, उसकी जो डेप्थ ऑफ फोकस है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर रेटिना आगे हो जाए या थोड़ा सा भी पीछे हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगी कि ब्लरी विजन हो जाएगी, एक्सट्रीम ब्लरिंग हो जाएगी। जबकि जिन लोगों का प्यूपिल साइज छोटा होता है, रेटिना का थोड़ा सा फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट या थोड़ा सा पीछे वुड नॉट कॉज लाइक एनी सॉर्ट ऑफ ब्लरिंग, बिकॉज जो रेस हैं वो सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं सेंट्रल रेटिना पे। अच्छा, ये तो हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली कि अगर किसी इंसान की लाइक नज़र ख़राब है, आई बॉल ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा छोटी है, लेकिन अगर एक इंसान की परफेक्टली नॉर्मल विजन है, यानी कि जो लाइट रेज अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो कन्वर्ज होकर रेटिना पे गिरे, इसी तरह अगर किसी करीब के ऑब्जेक्ट से भी आ रही हैं तो लेंस की पावर लाइक अकोमोडेशन वगैरह करके बड़े मज़े से रेटिना पे गिर रही है, उससे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ई मेट्रोपिया यानी कि नॉर्मल विजन। इसको चेक कैसे किया जाता है? विजुअल इक्विटी का टेस्ट होता है कि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। एक स्नेलन्स चार्ट होता है और एक जैगर्स चार्ट होता है। स्नेलन्स चार्ट को दूर की नज़र चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो जैगर्स चार्ट है उसको बेसिकली करीब की नज़र चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जो स्नेलन्स चार्ट है ना उसको बेसिकली जो चार्ट है और जिस इंसान का ये टेस्ट हो रहा है, जिस सब्जेक्ट का, जिस पेशेंट का टेस्ट है, उसको तकरीबन 6 मीटर दूर बिठाया जाता है उस चार्ट से, यानी 20 फुट ये नाप के दूर बिठाया जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है इसके ऊपर लाइक ज्योमेट्रिकल फिगर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 लाइक इस तरीके से। तो उसमें आपने बेसिकली 6x6 अगर आपकी आई विजन है कि एक नॉर्मल इंसान यहाँ तक पढ़ सकता है तो वेरी गुड, लेकिन आप कहीं आगे रुक जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि आपको इस नंबर का लेंस लगेगा। अब
इस केस में क्या लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा क्योंकि हम दूर की विजन चेक कर रहे हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान को जेगर्स चार्ट दिखाया जाए तो जेगर्स चार्ट को उससे 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। जो मेजरिंग टेप आती है उसे मेजर करके 25 सेंटीमीटर पे ही उठाते हैं। अच्छा, इन दोनों टेस्ट में ज़रूरी है कि आप दोनों आंखों को अलग अलग चेक करें। यानी आपने यूँ नहीं करना कि चार्ट दिया और बंदे को कहा दोनों आंखों से पढ़ना शुरू कर दो। एक टाइम पे एक आंख को आपने इस तरह पाम का कप बना के एक आंख पे रख के एक आंख को बंद करना है। पहले एक आंख से सब कुछ पढ़ना है, फिर दूसरी आंख से, कि आपने दोनों साइडों पे चेक करना है। क्योंकि जो कंडीशन होती है, जिस तरह हमने ग्लोकोमा पढ़ा था कि रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, वो किसी एक आंख में भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि दोनों पे ही इफेक्ट हो, किसी एक आंख की ऑप्टिक नर्व भी इफेक्ट हो सकती है, लाजमी नहीं है कि दोनों की ही हो। तो आपने दोनों आंखों का टेस्ट जो है अलग से करना होता है। अब हाइपरोपिया यानी करीब की नज़र कमज़ोर होना, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। फार साइटेडनेस क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ें तो क्लियरली नज़र आ रही हैं। क्यों होता है कि आई बॉल बहुत छोटी रह गई, आई बॉल बहुत छोटी रह गई। या सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप करीब की चीज़ों को देखते हो तो आपका लेंस का अकोमोडेशन सिस्टम एक्टिव होता है। तो उसका मतलब है आपका लेंस का अकोमोडेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, आपका लेंस का सिस्टम कमज़ोर है। या तो आपकी आई बॉल छोटे, इसकी वजह से रेटिना के पीछे जाके इमेज बन रहा है। ये देखें ना, हाइपरोपिया, रेटिना के पीछे पिक्चर बने। या दूसरा, आपका लेंस अपना कर्वेचर मोटा कर लेता है ताकि यहाँ पर आके लाइट गिरती। इसका मतलब है लेंस का सिस्टम कमज़ोर है, इसकी वजह से हाइपर ओपिया हो रहा है, यानी फार साइटेडनेस। फार की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं लेकिन करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इसमें क्या, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है। इवन जिन लोगों को प्रेस बायोपिया था, इनकी लेंस की पावर जो है वो अकोमोडेशन के भी इतनी नहीं रही थी, उनके भी एनकों में जो सेंट्रल मिडिल पार्ट होता है उसे हम बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस लगा के देते हैं, बाईफोकल ग्लासेस होते हैं। इस तरह जो मायोपिया है यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर होना, इसे हम नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों? क्योंकि करीब की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसमें जो बेसिकली लेंस यूज़ किया जाता है वो है कनकेव लेंस। इसकी वजह, इस देखें, इसमें लेंस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि आप दूर की चीज़ को देख रहे हैं, आपकी सीलरी मसल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, सीलरी मसल्स तो तब कॉन्ट्रैक्ट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आती है कि आप करीब की चीज़ को देख रहे हो। अब आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हो, आपकी सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड है, यानी लेंस जो है फुली टेंस्ड है, तो कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मायोपिया में क्या हो रहा है कि लेंस का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके जो आई बॉल है लंबी, इसकी वजह से रेटिना आपका पीछे है तो कन्वर्जेंस जल्दी हो गई। अब हम चाहते हैं कन्वर्जेंस थोड़ा सा बाद में हो, तो फिर क्या लेंस मज़ीद पतला हो जाए? भाई लेंस तो फुल पतली फॉर्म में है क्योंकि सील्ड मसल्स ने उसे जो है बेसिकली फुल खींचा हुआ है, क्योंकि रिलैक्स फॉर्म में है सील्ड मसल्स, इस तरीके से अपनी फुल रिलैक्स्ड हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फिर वो मोटा हो जाता है, मैक्सिमम मोटा हो सकता है। अब वो फुली रिलैक्स्ड है, तो अब इससे ज़्यादा लेंस मज़ीद पतला हो नहीं सकता। तो फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई बॉल का मसला है, आई बॉल जो है वो ज़्यादा बड़ी है साइज़ में और कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है। ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों को यही होता है, जो लोग कम उम्र में भी ग्लासेस लगाई होती हैं उन्हें मायोपिया ही होता है। Now this is the correction of myopia and hyperopia through the usage of lenses. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक कनकेव लेंस, ये है एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जेंस को बढ़ा देगा। पहले ही आंख की जो रिड्यूस्ड आई थी वो कन्वर्ज पावर ही होती है 59 डायोप्टर, पॉजिटिव 59 डायोप्टर, यानी कि लाइट को कन्वर्ज कर रही होती है। तो कन्वर्ज किया लाइट को तो जल्द उसकी पावर बढ़ गई, यानी लेंस की जो पावर थी 59 डायोप्टर उसमें मज़ीद इजाफा हो गया कन्वेक्स लेंस लगाने की वजह से, और मज़ीद जो है जल्दी कन्वर्ज हो गई लाइट। अब कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, कनकेव लेंस जो है बेसिकली लाइट की डाइवर्जेंस कराता है। जैसे बिल्कुल आप किसी करीब की चीज़ को देखते हैं तो डाइवर्ज रेज आ रही होती है, तो जब डाइवर्जिंग रेज आएंगी तो क्या होगा कि जो पिक्चर है वो थोड़ी दूर जाके बनेगी। यही तो केस था मायोपिया में कि आपकी आई बॉल बहुत बड़ी थी, जो रेटिना से पहले ही पिक्चर बनी, जो लेंस क्या ही कर सकता था, अकोमोडेशन तो हो नहीं सकती इसमें। लेंस का मसला नहीं है, सिर्फ आई बॉल की लेंथनिंग का मसला है। तो कनकेव लेंस लगाए, डाइवर्जिंग रेज निकली और रेटिना पे मज़ीद पीछे जाके पिक्चर बनी।